गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा टॉपिक है डिस्टॉर्शन टाइप्स एंड मेथड्स टू ओवरकम, मतलब विरूपण, उसके प्रकार और उसको कम करने के तरीके, विधि। तो सबसे पहले जानते हैं डिस्टॉर्शन क्या होता है। इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी वांटेड सिग्नल में अनडिजायर्ड चेंज होता है तो वो उसे क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं, डिफॉर्मेशन या विकृति। वांछनीय सिग्नल में विकृति, डिफॉर्मेशन को जो है हम क्या कहेंगे, वांछनीय सिग्नल में जो डिफॉर्मेशन, विकार या विकृति होगी उसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। अनडिजायर्ड चेंज इन द शेप ऑफ वांटेड सिग्नल इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। अब टाइप्स की बात करते हैं। तो डिस्टॉर्शन के 5 टाइप होते हैं। फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन मतलब आवर्ती विरूपण, फेज डिस्टॉर्शन कला विरूपण, एम्पलीट्यूड या नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, और इसके बाद आयाम विरूपण या फिर नॉन लीनियर विरूपण जो होता है, स्पेशियल डिस्टॉर्शन, और उसके बाद होता है ट्रांजिएंट डिस्टॉर्शन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन से। तो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन क्या होता है, यदि किसी सर्किट में किसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट नहीं है तो उसमें कहेंगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट मतलब एक साथ नहीं होती है तो आवर्ती विरूपण होता है। आइडियली क्या होता है कि पूरी ऑडियो रेंज में आवर्ती अनुक्रिया मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है फ्लैट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसमें +-1 dB के जो वेरिएशंस हैं, फ्लक्चुएशंस है, वो टॉलरेट किए जा सकते हैं। ये हमने पहले भी देखा था कि आइडियली किसी हाई फाइडेलिटी सिस्टम के लिए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है फ्लैट होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली +-1 dB के फ्लक्चुएशन जो हैं फ्लैट से टॉलरेट किए जा सकते हैं। लेकिन यदि वेरिएशंस +-1 dB से अधिक हैं तो हम ये कहेंगे कि उसमें जो है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन का जो मतलब ये भी है कि जो उसमें यदि किसी सर्किट में सभी ऑडियो फ्रीक्वेंसी पर जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो सेम नहीं है, मतलब कि किसी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्स ज़्यादा है और किसी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्स कम है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें सर्किट में फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है। अब थोड़ा सा इसके बारे में ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन किस किस वजह से आ सकता है, मतलब किसी फ्रीक्वेंसी पर कम किसी पर ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए जैसे नॉर्मली सर्किट में देखें तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ बना हुआ है। इसमें जो गेन है वो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में कांस्टेंट है, लो फ्रीक्वेंसी में कम हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी में कम हो रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी फ्रीक्वेंसी में कम किसी में ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ये देखने की कोशिश करेंगे इन जनरल क्यों होता है सर्किट के। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन समझने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समझना है तो इस तरह देख सकते हैं कि सर्किट के एलिमेंट्स CSER क्या है, C सीरीज है जो सीरीज में कैपेसिटेंस है, LSER सीरीज में इंडक्टेंस है, CSS जो है शंट कैपेसिटेंस है। तो हम गेन वर्सेस फ्रिक्वेंसी कर्व में मतलब फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में देख सकते हैं कि जो लो फ्रिक्वेंसी हैं उन पर C सीरीज मतलब सीरीज कैपेसिटेंस के कारण गेन कम हो रहा है, और C शंट और L सीरीज मतलब शंट कैपेसिटेंस और सीरीज इंडक्टेंस के कारण हाई फ्रिक्वेंसी में गेन कम हो रहा है। तो गेन वर्सेस फ्रिक्वेंसी के कर्व से देख के पता चल रहा है कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व लो फ्रिक्वेंसी में सीरीज कैपेसिटेंस के कारण कम हो रहा है और हाई फ्रिक्वेंसी में शंट कैपेसिटेंस और सीरीज इंडक्टेंस के कारण गेन कम हो रहा है। तो इनकी वजह से गेन कम होता है, ये हमने देख लिया इसमें, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए हम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है और हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है, ये हमने देख लिया। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लो फ्रिक्वेंसी में C सीरीज के कारण मतलब सीरीज कैपेसिटेंस के कारण गेन कम होता है और हाई फ्रिक्वेंसी में
शंट कैपेसिटेंस और सीरीज इंडक्टेंस के कारण गेन कम होता है। तो शुरुआत करते हैं लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा सीरीज कैपेसिटेंस है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। x इक्वल्स टू 1/2πfc से निकाल सकते हैं। x सीरीज इक्वल्स टू 1/2πfc सीरीज। फ्रीक्वेंसी यदि कम है तो x की वैल्यू क्या होगी, x सीरीज की वैल्यू हाई होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे क्या होगा, इसके अक्रॉस जो भी ड्रॉप होगा वोल्टेज का वो क्या हो जाएगा, v बराबर आई जेड के फॉर्मूले से जो जेड एक तरह से x जो है वो बढ़ गया है तो v क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ड्रॉप अक्रॉस सी सीरीज बढ़ जाएगा। मतलब यदि सर्किट में देखें, सर्किट के एलिमेंट्स वाला जो पार्ट है उसमें हमने कहा कि सी सीरीज वाले का कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा लो फ्रिक्वेंसी पर, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। मतलब जो इनपुट से वोल्टेज आ रहा था उसमें से कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा और वो ड्रॉप की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी लो फ्रिक्वेंसी पर। मतलब फ्रिक्वेंसी घटेगी तो ये बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब फाइनली जो आउटपुट में वोल्टेज पहुंच रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट जो है एक तरह से कम हो जाएगा। तो लो फ्रिक्वेंसी पर जो है आउटपुट कम हो रहा है। तो यही हम कह रहे हैं कि सी सीरीज की वैल्यू जो है अच्छा, तो इसका मतलब लो फ्रिक्वेंसी पर जो है हम ये कह रहे हैं कि आउटपुट घट रहा है। अब इसका क्या उपाय होना चाहिए कि सी सीरीज की वैल्यू जो है चेंज होनी चाहिए इस तरीके से ताकि एक्स सीरीज जो है बढ़ने की बजाय कांस्टेंट रहे, है ना। तो सी सीरीज की वैल्यू हाई होनी चाहिए तभी तो एक्स सीरीज घटेगा। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से एक्स बढ़ रहा है तो सी जो है बढ़ना चाहिए तब एक्स घटेगा। इसलिए कुल मिलाकर फ्रीक्वेंसी और सी सीरीज का इफेक्ट जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। तो सी सीरीज शुड बी हाई टू ऑब्टेन गुड लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो यदि कंक्लूजन में देखें तो कंक्लूजन ये है कि गुड लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए क्या होना चाहिए। सी सीरीज जो है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में कार्य करने वाली सभी युक्तियों में सीरीज कैपेसिटेंस कंप्लायंस के रूप में होता है। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये सीरीज कैपेसिटेंस हमने एक सर्किट एलिमेंट के रूप में दिखाया है, लेकिन ये होता कहाँ पर है, किस वजह से होता है सर्किट में। जितने भी ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है मतलब या ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करने वाली डिवाइसेज हैं, युक्तियाँ हैं, उनमें कंप्लायंस होता है। कंप्लायंस के रूप में जो है सीरीज कैपेसिटेंस होता है। तो सीरीज कैपेसिटेंस होगा तो उसको उच्च रखना पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि ताकि हमें लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा मिल सके। तो उच्च रखने के लिए लाउड स्पीकर का जो कोन है उसका आकार बड़ा रखा जाता है। आकार लगभग जो है 20 से 30 सेंटीमीटर रखा जाता है और उसमें जो है वूफर्स का प्रयोग किया जाता है। ये हम पहले भी पिछले लेक्चर सीरीज इसी लेक्चर सीरीज में पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं कि लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए या लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स किसका अच्छा होता है, वूफर्स का अच्छा होता है, और हाई जो होता है वो ट्विटर्स का अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही दूसरा पॉइंट जो ये लिखा है कि वूफर्स का प्रयोग किया जाता है लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार जो है एल सीरीज और सी शंट है। वो क्यों है, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू 2πf एल सीरीज है। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल जो है बढ़ जाएगा, तो एल सीरीज के अक्रॉस ड्रॉप जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो आउटपुट घट जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक है, एल सीरीज में है तो ये जो है एक तरह से उसका ड्रॉप बढ़ रहा है तो आउटपुट घट जाएगा उसी तरीके से जैसे कि सी सीरीज का था। एक बार डायग्राम में देख भी सकते हैं सर्किट एलिमेंट वाले में कि एल सीरीज वाले के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो 2πfl होगा, फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्वेंसी बढ़ने से ड्रॉप बढ़ेगा तो आउटपुट जो है घट जाएगा। सिमिलर जैसे कि सी सीरीज के अक्रॉस ड्रॉप बढ़ा था तो आउटपुट घट गया था। इसमें अंतर क्या है कि ये फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है इसका कैपेसिटिव, इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और सी वाले में फ्रिक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पर एल के अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा होगा, आउटपुट घट जाएगा। और शंट कैपेसिटेंस की बात करें तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, घट जाएगा मतलब 90 की शॉर्ट की तरह भी कह सकते हैं। यह घटने का मतलब आउटपुट फाइनली घट जाएगा क्योंकि आउटपुट इसी के अक्रॉस है। ठीक है, पैरेलल में है। तो शंट कैपेसिटेंस
की वैल्यू जो शंट कैपेसिटेंस जो है उसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो घट रहा है फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। फ्रिक्वेंसी हाई है तो एक्स एस एच मतलब जो शंट कैपेसिटेंस है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा, इसलिए ड्रॉप जो है घट जाएगा, इसलिए आउटपुट घट जाएगा। तो गुड हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए तो क्या करना होगा, एक्स एल जो कि हमारा बढ़ रहा था उसे घटाना है, इसके लिए एल को घटना होगा, एल सीरीज घटना होगा। और एक्स एस एच जो कि घट रहा है उसको बढ़ाना है, वो बढ़ेगा सी एस एच को घटाने से, क्योंकि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि गुड हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए सीरीज इंडक्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए और शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। लाउड स्पीकर में मैकेनिकल सिस्टम का जो मास होता है द्रव्यमान, वो इंडक्टेंस के रूप में बिहेव करता है। ठीक है, तो हमने अभी कहा है कि गुड हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो एल एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। ठीक है, तो मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसका मतलब आकार जो है छोटा होना चाहिए। तो कोन लाउड स्पीकर के जो कोन का आकार है वो छोटा होना चाहिए, 20 से 75 mm के बीच में होना चाहिए। और ये इस तरह का जो डिज़ाइन होगा वो ट्विटर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस ट्विटर का प्रयोग किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने के लिए, और शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि हम यदि हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इंप्रूव कर रहे हैं तो लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स खराब होगा, लो इंप्रूव कर रहे हैं तो हाई खराब होगा। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिंगल जो लाउड स्पीकर है या एम्पलीफायर कह लीजिए, उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स लो या हाई एक साथ इकट्ठा ही एक साथ नहीं हो सकता है। यदि उसका लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं तो वो वूफर है, और हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं तो वो ट्विटर है। दोनों में क्योंकि फिजिकल पैरामीटर्स अलग अलग है, एक में लाउड स्पीकर कोन का आकार बड़ा है, इसमें छोटा आकार है। अब बात करते हैं फेज डिस्टोर्शन की। फेज डिस्टोर्शन जो होता है वो क्या होता है, यदि फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उस पर अलग फेज शिफ्ट है, और दूसरा 100 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है तो फेज शिफ्ट अलग है, मतलब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी डिफरेंट फेज शिफ्ट, तो उसे क्या कहेंगे, फेज डिस्टोर्शन। मतलब अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग फेज डिस्टोर्शन मिल रहा है तो उसे क्या कहते हैं, फेज डिस्टोर्शन कहते हैं। अलग अलग फेज शिफ्ट मिल रहा है तो अलग अलग उसे क्या कहेंगे, फेज डिस्टोर्शन कहते हैं। यदि किसी परिपथ या प्रवर्धक एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो पास होने पर जो है विभिन्न आवृत्तियों के लिए अलग अलग फेज शिफ्ट दिया जाए तो यह कंडीशन फेज डिस्टोर्शन कहलाती है। ऐसा होने से क्या होगा, विभिन्न आवृत्तियों का एक दूसरे के साथ फेज संबंध गड़बड़ा जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसा नॉर्मली किसी भी सर्किट में रिएक्टिव कंपोनेंट्स लगे होने से होता है। ठीक है, कि उनका कैपेसिटिव रिएक्टेंस अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग होता है, तो उनका जो फेज शिफ्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए अलग अलग मिलता है। ठीक है, वास्तव में होता क्या है कि सभी आवृत्तियों को यदि कोई नेटवर्क फेज शिफ्ट सेम फेज शिफ्ट न देकर अलग अलग फेज शिफ्ट देने लगे, जैसे कि 300 हर्ट्ज पर 50 डिग्री का फेज शिफ्ट, 400 हर्ट्ज पर, जब मैंने अभी एग्जांपल बताया 400 पर 80 का फेज शिफ्ट देने लगे, तो उससे क्या होगा कि इसे कहेंगे कि हमारा जो सर्किट है वो फेज शिफ्ट की प्रॉब्लम उस सर्किट में है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि यदि कोई नेटवर्क सभी आवृत्तियों को सेम फेज शिफ्ट नहीं देता बल्कि अलग अलग तो यही पॉइंट लिखा हुआ इसमें कि यदि कोई नेटवर्क सभी आवृत्तियों को सेम फेज शिफ्ट नहीं देता बल्कि अलग अलग फेज शिफ्ट देता है, मतलब फेज शिफ्ट जो है वो आउटपुट का होता क्या, फेज शिफ्ट एक्चुअली आउटपुट का इनपुट के साथ फेज डिफरेंस होता है, इनपुट के सापेक्ष जो है फेज डिफरेंस है। मतलब पर्टिकुलर इनपुट है एक, उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट कितना फेज शिफ्टेड हो गया है वो हमारा फेज डिफरेंस कहलाता है, फेज डिफरेंस है वो फेज शिफ्ट कहलाता है। तो कोई नेटवर्क जो है अलग अलग फेज शिफ्ट देता है, जबकि तो नेटवर्क क्या कहलाता है, फेज डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। एग्जांपल जैसे 300 हर्ट्ज के सिग्नल को 30 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है, 350 हर्ट्ज के सिग्नल को 50 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है, और 400 हर्ट्ज के सिग्नल को 60 डिग्री का फेज शिफ्ट, इस तरह से अलग अलग फेज शिफ्ट जो है वो
दे रहा है अलग अलग फ्रिक्वेंसी को, तो उसमें क्या कहेंगे कि इस सर्किट में फेज डिस्टॉर्शन है। ठीक है। वैसे नॉर्मली होता क्या है कि कान जो है फेज डिस्टॉर्शन के प्रति असंवेदनशील होते हैं। ठीक है। और अतः साउंड में जो है फेज डिस्टॉर्शन का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि टीवी पिक्चर रिसेप्शन तथा पल्स हैंडल करने वाले परिपथ फेज डिस्टॉर्शन से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन साउंड रिसेप्शन में भी यदि एक ही साउंड जो है अलग अलग रास्ते से हो गया रिसीवर पर पहुंचती है, अलग अलग पाथ से रिसीवर पर पहुंचती है, तो इससे उनमें दोनों में क्या होगा, फेज डिले हो जाएगा, क्योंकि दोनों में पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी होगा, फेज डिफरेंस होगा तो फेज डिले जो होगा उसकी वजह से साउंड रिसेप्शन इफेक्ट हो सकती है। ठीक है। मतलब नॉर्मली क्या है कि कान जो है फेज डिस्टॉर्शन के प्रति जो है असंवेदनशील हैं, लेकिन यदि एक ही साउंड जो है अलग अलग पाथ से होकर आएगी तो उनमें फेज डिले होगा, उसकी वजह से जो है फेज डिस्टॉर्शन हो सकता है। ठीक है। फेज डिले जो है साउंड रिसेप्शन को प्रभावित करता है। और यदि फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो जाए दोनों में, तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। एक ही साउंड अलग अलग रास्ते से आ रही है और उसकी वजह से दोनों में फेज डिले है, और यदि फेज डिले 180 डिग्री का हो जाए तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो जो सुनने वाला व्यक्ति है, जो आवाज़ आएगी, ध्वनि आएगी, वो जो श्रोता है उसके पास तक यदि आवाज़ आ रही है अलग अलग रास्ते से और दोनों में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो जा रहा है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो श्रोता को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि जो साउंड है वो दो लाउड स्पीकर से आ रही है, ठीक है, और ये लाउड स्पीकर जो है एक इनका जो कनेक्शन है वो इस तरह से है कि एक दूसरे के इन दोनों का फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। ये लाउड स्पीकर इस प्रकार से कनेक्टेड हैं जिससे इन दोनों के सिग्नल्स में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो इन दोनों साउंड्स को सुनने वाला जो श्रोता है उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो भी कैंसिल हो जाएंगी, या फिर बहुत कम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी, वेरी लो इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी। अपने लाउड स्पीकर्स को सेम फेज में कनेक्ट करना चाहिए, अर्थात लाउड स्पीकर की जो कोयल्स हैं उनका एक सिरा लाइन वायर से कनेक्ट किया जाना चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के तीन डिस्टॉर्शन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।